नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप मुख्य शिविका भर्ती की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और लगातार आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। 25-25 प्रश्नों से आपको लगातार तैयारी करवाई जा रही है और आप में से अधिकांश लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आपको क्या समझना है? अब यहाँ पर आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ खतरनाक नहीं करना है। सिर्फ इस बात का फोकस करना है कि जो आपकी तैयारी में निरंतरता है वो सही है कि नहीं है। क्या आप लगातार अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या आप उस काबिल बन चुके हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? स्वयं से लगातार ये सवाल करते रहिए और अपनी तैयारी में एक नया आयाम जोड़ते रहिए, क्योंकि अगर आपने निरंतरता छोड़ी आपके मन में आलस आएगा और फिर आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा जब आप दोबारा तैयारी करने बैठेंगे। ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है कि एक बार तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद उनमें काफ़ी घमंड आ जाता है और फिर वो प्रश्नों को उतने फोकस से नहीं देखते हैं जितना उन्हें देखना चाहिए और प्रश्नों को फिर वो लाइटली लेने लगते हैं, हल्का लेने लगते हैं, जिससे उनकी तैयारी में व्यवधान आने लगते हैं और फिर परीक्षा हाल में बैठने पर उन्हें कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 370 रुपये है। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट, उनकी पीडीएफ और सॉल्यूशंस, और इसके अलावा आपको मिलेगा स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स। तो आप जुड़ सकते हैं इससे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी करनी है, आपको और अधिक प्रश्नों को देखना है, व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करिए या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, मां का पूर्ण स्नेह यानी कि मां मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसमें मां का फुल फॉर्म क्या है? मां योजना का एक एम से है मदर्स, दूसरे ए, पहले ए से है एब्सोल्यूट और तीसरे ए से है अफेक्शन। कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सी ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मां का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऐसे प्रश्नों को आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यहां पर आबा सादा लिखा है, लेकिन आप इसको ABCD ही पढ़ना। क्लियर है आपको? और उसी में उत्तर देना। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु की नाभि काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइएगा, नवजात शिशु की नाभि काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका रिसिसिटेशन, बी हाइपोथर्मिया, सा ऑप्शन है आपका हाइपोवालाइसेमिया। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइपोथर्मिया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों की वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? बताइएगा, बच्चों की वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ए खनिज लवण, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी वसा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चों की वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ए खनिज लवण, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी वसा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी प्रोटीन। बच्चों की वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन, क्योंकि इससे शरीर की अंगों का निर्माण होता है, टूट फूट जो होती है उसकी भी मरम्मत होती है। अगला प्रश्न है आपका, कंगारू पद्धति का संबंध है। बताइए, कंगारू पद्धति का संबंध है किससे है? ए प्रसव से है, बी मां और नवजात शिशु से है, सी प्रसव पूर्व व्यायाम से है या डी प्रसव पश्चात शिशु की अवस्था से है? बताइएगा, कंगारू पद्धति का संबंध किससे है?
तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंगारू पद्धति का संबंध किससे है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, यानी कि माँ और नवजात शिशु से। क्लियर है आपको? तो आपको फोकस बनाकर हर एक प्रश्न को रिवीजन करना है, हर एक प्रश्न को पढ़ना है। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? बताइएगा, नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक काल कौन सा होता है? ए ऑप्शन है आपका जन्म का पहला सप्ताह, बी ऑप्शन है आपका जन्म का दूसरा सप्ताह, और सी ऑप्शन है आपका जन्म का तीसरा सप्ताह, और डी ऑप्शन है आपका जन्म का चौथा सप्ताह। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? बताइएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फोकस बनाकर तैयारी करिए, बिल्कुल भी घमंड नहीं आने देना है कि मेरे अब 25 में 21 सही होने लगे हैं, 25 में 20 सही होने लगे हैं। तो उन चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने देना आपको, बस आपको रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पांचवें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्म का पहला सप्ताह। तो जो नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है उसमें अधिकांश मृत्यु जन्म के पहले सप्ताह में ही हो जाती हैं। नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? जन्म का पहला सप्ताह। और इसका मुख्य कारण होता है उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध ना होना, सही पोषण ना मिलना माता को गर्भावस्था के दौरान, जिसके कारण शिशुओं का मृत्यु हो जाती है जन्म के पहले सप्ताह में। अब तो टीकाकरण काफी हद तक बढ़ गया है, व्यापक रूप ले चुका है, लेकिन ये दो कारण अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जिसके कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु जन्म के पहले सप्ताह में भी हो जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप लोगों का विभाग शुरू किया गया था, ये जो आपका महिला एवं समाज कल्याण विभाग, जो आपका बाल विकास है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अप्रैल, 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 मई या 1 से 7 जुलाई? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कई बार ये प्रश्न आपको करवाया जा चुका है और आप में से हर किसी को ये रट जाना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रश्नों में कभी भी तुक्का मत मारिए जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में भी कम प्रश्नों में तुक्का मारिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, वहां पर नकारात्मक अंक मिलेंगे आपको, जिससे आपका जो स्कोर है वो घट जाएगा। अभी आपने अगर PT का एग्जाम देखा होगा तो काफी लोगों का स्कोर जो उन्होंने सही किया उससे काफी नीचे आ गया। वो लगातार गलत प्रश्न करते चले गए, जो सही नहीं है। आपको ज्यादा गलत प्रश्न नहीं करने हैं किसी भी परीक्षा में। अगर आप 100 प्रश्नों का कोई पेपर देने जा रहे हैं, 5-6 से ज्यादा गलत प्रश्न मत करिए। 5, 6, 7, 10, बस 10 पर्याप्त हैं, इससे अधिकांश हैं। 10 से ज्यादा अगर आप गलत प्रश्न करेंगे तो आपका जो सही नंबर है वो भी गलत होते चले जाएंगे। क्लियर आपको? तुक्का तभी मारा करिए जब आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, ठीक है। अगर आप चारों ऑप्शन आपको नहीं समझ में आते और फिर भी आप तुक्का मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 1 से 7 अगस्त प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है? A BCG, B रोटा वायरस, C विटामिन A, D IPV पोलियो। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है? अब तो आपको टीकाकरण जो अनुसूची है वो भी सारी याद हो जानी चाहिए। क्या आपको याद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है। ए ऑप्शन है आपका BCG, बी है रोटा वायरस, और सी ऑप्शन है आपका विटामिन A, और डी ऑप्शन है आपका IPV पोलियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन BCG। लेकिन आपको यह भी बताना है कि विटामिन A की खुराक कब दी जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो शिशु होता है कितने महीने की आयु पर उसको विटामिन A की खुराक पहली बार दी जाती है।
अगला प्रश्न है आपका, शिशु से जुड़ा गर्भनाल सामान्यतः कितने दिनों में सूखकर गिर जाता है? बताइएगा, शिशु से जुड़ा गर्भनाल सामान्यतः कितने दिनों में सूखकर गिर जाता है? ए 30 से 40 दिन, बी 20 से 25 दिन, और सी ऑप्शन है आपका 10 से 14 दिन, और डी ऑप्शन है आपका 5 से 10 दिन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शिशु से जुड़ा गर्भनाल सामान्यतः कितने दिनों में सूखकर गिर जाता है? प्रश्न नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 8 का आपका सी ऑप्शन सही है, 10 से 14 दिन। क्लियर आपको? 10 से 14 दिन। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपने इसको पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए कठिन भी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको सीधे उत्तर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप एक तरीका ये हो सकता है जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं वो किसके कारण होते हैं। जैसे रिकेट्स दिया है, ये किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी दिया है, ये किसकी कमी से होता है? स्कर्पी दिया है, ये किसकी कमी से होता है? अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप इसका क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन क्वेश्चन। इसको याद करके जाइएगा, मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है? बताइएगा, एक नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है? ए ऑप्शन है आपका 15 से 20 घंटे, बी है 7 से 12 घंटा, और सी ऑप्शन है आपका 10 से 12 घंटा, और डी ऑप्शन है आपका 6 से 8 घंटा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा। तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 15 से 20 घंटा। क्लियर आपको? क्या? 15 से 20 घंटा। अगला प्रश्न है आपका, लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बताइएगा, लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन है आपका मरासमस, बी ऑप्शन है आपका बेरी बेरी, और सी ऑप्शन है आपका रिकेट्स, और डी ऑप्शन है आपका क्वासियोरकोर। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए मरासमस, बी बेरी बेरी, सी रिकेट्स, और डी ऑप्शन है आपका क्वासियोरकोर। तो इसका सही उत्तर है आपका 11वें का ए ऑप्शन मरासमस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक नवजात शिशु की हृदय की गति कितनी होती है? ए ऑप्शन है आपका 40 से 80 प्रति मिनट, बी ऑप्शन है आपका 90 से 160 प्रति मिनट, और सी ऑप्शन है आपका 60 से 100 प्रति मिनट, और डी ऑप्शन है आपका 120 से 140 प्रति मिनट। बताइएगा एक नवजात शिशु के हृदय की गति कितनी होती है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो क्या है? वो डी ऑप्शन है, 120 से 140 प्रति मिनट। क्लियर है आपको? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपको ये अच्छे से नंबर दिलाएंगे, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो ये कोशिश करिए, तभी आपका सिलेक्शन 101% सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि आप ना धांधली रोक पाएंगे, ना आप कंपटीशन को रोक पाएंगे, ना आप किसी अन्य चीजों को रोक पाएंगे। अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो है तैयारी को और मजबूत करना। उस चीजों को आप ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजें पीछे छोड़ दीजिए। जो बाकी लोग जो बहाने लेकर बैठे हैं कि डेट नहीं आ रही है, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों के उन लोगों के पास जिंदगी भर किसी ना किसी चीज़ के लिए बहाने होते हैं, हर नाकामयाबी के लिए। लेकिन आप तो होनहार लोग हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका होगा कि अब तो हर हाल में अपनी मेहनत से अपना सपना सच करना है, तो उसके लिए लगातार आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अगला प्रश्न है आपका, शिशु जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को कहा जाता है? बताइएगा, शिशु जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को कहा जाता है? ए नियोनेटल मॉर्टेलिटी, बी अर्ली नियोनेटल मॉर्टेलिटी, और सी ऑप्शन है आपका लेट नियोनेटल मॉर्टेलिटी, और डी आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी। बताइएगा शिशु जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर यानी कि पहले सप्ताह के भीतर होने वाली मृत्यु को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। ए नियोनेटल मोर्टेलिटी, बी अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी, और सी ऑप्शन है आपका लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी, और डी ऑप्शन है आपका
इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इसका 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न में से सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया था? बताइएगा, भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न में से सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया था? तो इनमें भी आपको ऑप्शन के आधार पर जाना होगा। जो ऑप्शन होंगे उनमें से सबसे पहले कौन सा अपनाया गया था यह आपको पता करना होगा। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन है आपका स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना, बी ऑप्शन है आपका अंत्योदय कार्यक्रम, सी ऑप्शन है आपका मनरेगा और डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है। भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न में से सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अंत्योदय कार्यक्रम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा गरीब निवारण का उपाय है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा गरीबी निवारण का उपाय है? ए सामाजिक चेतना, बी प्रशासनिक सुधार, सी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और डी है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा गरीबी निवारण का उपाय है यह आपको बताना है। ए सामाजिक चेतना, बी प्रशासनिक सुधार, सी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, सामाजिक चेतना से यहां पर तात्पर्य है कि व्यक्ति गरीबी से बाहर निकलना चाहता है कि नहीं। अगर उसको वहीं पर मजा आने लगा है, वो उसी में उलझा रहना चाहता है, तो फिर वो कैसे गरीबी से बाहर आएगा? वो जितना कमाता है उससे अधिक खर्चा करना शुरू कर देता है, तो गरीबी से इस तरीके से तो बाहर नहीं आया जा सकता है। एक गरीब व्यक्ति को पहले अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा, फिर आमदनी को ही बचत बनानी होगी, बचत बनाकर ही वो गरीबी से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और 50 रुपए की उसमें से शराब पी लेता है या कहीं और उड़ा देता है, मटन खाने में तो अंडे खाने में, जो चीज़ें उसको सस्ते दाम में मिल सकती हैं। हम लोग भोजन क्यों करते हैं? भोजन करते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, अच्छा भोजन करते हैं ताकि हमें अच्छी ऊर्जा मिले। लेकिन अगर भाई जो आपका मीट मटन जो होता है, मांस जो होता है, उससे आपको प्रोटीन मिलता है ना? प्रोटीन आपको वो दालों से भी मिल सकता है, दालें आपकी सस्ती प्रोटीन होती हैं। लेकिन व्यक्ति दिखाने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए अधिक खर्चा करता है, जिससे क्या होता है, उसका बजट बिगड़ता है और फिर वो गरीब ही रह जाता है ना? लेकिन ये लोग वो काम करते हैं जो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। सामाजिक चेतना से आपका दिमाग एक्टिव होगा, आपकी प्लानिंग बढ़ेगी। जैसे आपकी लाइफ है, अगर आप इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, आप इसकी योजना नहीं बनाएंगे, तो आपकी चेतना जागी हुई नहीं है। अगर आप सुबह उठकर पूरे दिन की प्लानिंग नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है, आपके सामाजिक जो आपकी चेतना है वो जागी हुई नहीं है। अगर आप कुछ करने से पहले उसके बाद होने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आपकी चेतना जागी हुई नहीं है। तो आपको कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके अंत तक की रूपरेखा पूरी तैयार करनी होती है। इसका मतलब होता है कि आपकी चेतना जाग गई है ना? तो ये सामाजिक चेतना इसी तरीके से है। प्रशासनिक सुधार, अब कोई सरकार योजना बनाती है, उसमें अधिकारी घोटाला कर देते हैं, है ना? तो ये प्रशासनिक सुधार नहीं काम कर पा, तभी तो जरूरी है प्रशासनिक सुधार कि अधिकारी लोग, सभी जितने भी अधिकारी आते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी आते हैं, ये सभी प्रशासन में आते हैं। तो ये इनमें सुधार होना बहुत जरूरी है ताकि सभी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सके। अब सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सरकार गरीबी हटाने की योजनाएं तभी बना पाएगी जब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता मापन से संबंधित फार्मूला है। आरवी राव फार्मूला, बी है मकड़ादेव फार्मूला, सी है लकड़वाला फार्मूला और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, निर्धनता मापन से संबंधित फार्मूला है आरवी फार्मूला, बी मकड़ादेव फार्मूला, सी लकड़वाला फार्मूला और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का आपका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लकड़वाला फार्मूला। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न में से सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया? अरे फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। क्लियर है आपको? अभी आपको ये करवाया जा चुका है। यहां पर आपके 3 प्रश्न रिपीट हो गए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है? हमीरपुर, लखनऊ,
कानपुर नगर, बागपत। जनसंख्या आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में दिया गया है, तो जनसंख्या से जुड़े हुए प्रश्नों को भी आप लगातार करते रहिए। ये प्रश्न मैं आपको एक बार करवा चुका हूं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है? बताइएगा। हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, बागपत। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा यह था कि इसका सही उत्तर है कानपुर नगर। एक महानगर की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम हो जाए, यह बहुत चौंकाने वाला मामला था। कानपुर नगर इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? यह 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है आपका 20.23%, सी है 17.64% और सी ऑप्शन है आपका 25.42% और डी ऑप्शन है आपका 27.95%। बताइएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 20.23%, यानी कि आ ऑप्शन जो है आपका वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जाति से बाहर विभाग करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? बताइएगा। जाति से बाहर विभाग करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? ए है धार्मिक विकास के कारण, बी है सामाजिक विकास के कारण, सी है औद्योगिक विकास के कारण, डी है नैतिक विकास के कारण। बताइएगा, जाति से बाहर विभाग करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, औद्योगिक विकास के कारण। क्लियर है आपको? अगर यहां पर औद्योगिक विकास ऑप्शन में नहीं होता तो आपका सामाजिक विकास ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहां पर औद्योगिक विकास दिया है। औद्योगिक विकास हुए तभी तो सामाजिक विकास हुआ, है ना। तो औद्योगिक विकास में लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं, है ना। जो नौकरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से काम करता है। जो बाहर है, शहर में है, वो होटल में खाना खाने जाएगा तो किसी से जाति नहीं पूछेगा, आराम से खाना खाएगा, चुपचाप चला आएगा। लेकिन गांव वाला व्यक्ति, उसके दिमाग में भरा होता है ये सब। तो ये चीजें बदलती हैं जब समाज बदलेगा। समाज कैसे बदलेगा? औद्योगिक का विकास होगा, आर्थिक आधार पर विकास होने लगेगा, लोग आर्थिक आधार पर एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे, तो इन चीजों से बाहर निकल आएंगे। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका सही है 22 का। अगला प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? बताइएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बी घरेलू हिंसा, सी दहेज मृत्यु, डी ऑनर किलिंग यानी कि झूठे सम्मान के लिए हत्या। यह बहुत बड़ा अपराध है भारत में, अभी भी देखने को मिलता है। भारत के कुछ हिस्सों में साल भर में 25 से 30 ऐसे केस आ जाते हैं आज भी, कि अपने झूठे सम्मान के लिए अपने बच्चों की हत्या कर देना। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। इसके लिए कानून बनाया गया। आप लोगों को भी ये कानून पता होना चाहिए, आपको भी नौकरी करनी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ए ऑप्शन है 6, बी है 4, सी है 5 और डी ऑप्शन है आपका 7। ये प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूं 3 से 4 बार। तो कमेंट करके आपको बताना है कि वो भाषाएं कौन सी हैं, उनके नाम लिखने हैं कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर आपको नहीं याद है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या अपने नोट्स देख सकते हैं, और लिखना जरूर है ताकि ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएं। मैं आपको यहाँ पर बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ा परिश्रम करें जिससे ये चीजें आपके दिमाग में छपें, है ना। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 6। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? बताइएगा। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? ए प्रजनन मूलक परिवार, बी नवस्थानीय परिवार, सी जन्म मूलक परिवार, डी पितृसत्तात्मक परिवार। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है?
25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, प्रजनन मूलक परिवार। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16। उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्न काफी आनंद के साथ किए होंगे, एक अच्छे भरोसे के साथ किए होंगे। इनको करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। आप लगातार पढ़ते रहिए, यकीन मानिए, निरंतरता बनाए रखिए और आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। ये मेरा बात जो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे ना अपने सिलेबस के साथ, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। जो प्रश्न रिपीटेड हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रश्न रिपीट हो जाता है, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपने प्रश्नों को देखते रहिए, अपने सिलेबस को देखते रहिए और 2.5 से 3 घंटे अगर आप डेली अपने मुख्य सेविका के सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो पर्याप्त है। बस जरूरी है आपकी निरंतरता के साथ उनका पूरा रिवीजन। क्लियर है आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस कहीं पर भी अभी नहीं पढ़ा है तो गरिमा बैच से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।